शायद ही कोई पाकिस्तान में रहता हो जिसने जनरल फैज़ हमीद के कोर्ट मार्शल होने पर अब तक वीडियो नहीं बनाई, लेकिन मुझे लगा संडे की शाम बिस्कुट और चाय के साथ एक वीडियो होनी चाहिए, तो उन तबसरों पे तबसरा लेकर आ गया है आपका खादिम आपके पास। जस्ट इन केस यू वर लिविंग अंडर रॉक, पिछले हफ्ते आईएसपीआर की एक अनप्रेसिडेंटेड स्टेटमेंट आई जिसमें कहा गया कि जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हो गई हैं। फिर 3 दिन पहले एक और स्टेटमेंट आई जिसमें कहा गया कि 3 और मिलिट्री ऑफिसर्स के खिलाफ प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, उनको मिलिट्री कस्टडी में ले लिया गया है। काफ़ी रिपोर्टर्स ने अब तो रिपोर्ट कर दिया है कि ये 2 ब्रिगेडियर्स और एक कर्नल हैं, लाइकली वही लोग जो जनरल फैज़ हमीद के साथ काफ़ी अरसे से रहे हैं। ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि उनका ताल्लुक भी चकवाल से है। तो ये क्यों हुआ? प्राइमा फेसी, ऑन द फेस ऑफ इट, 2017 में रेंजर्स ने टॉप सिटी के जो ओनर हैं मुइज़ खान, उनके घर रेड किया, कई सामान चोरी किया, उनको किडनैप किया गया, उन पर काफ़ी प्रेशर डाला गया कि जो ये प्रॉपर्टी है, एजाज सैद ने मेरे ख्याल से बताया है कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट के पास बड़ा प्राइम लैंड है, वो जी आप हमें दे दें। उन्होंने मना किया। वो ये भी कह रहे हैं मुइज़ खान कि मुझे टॉर्चर किया गया। 8 दिन बाद वो वापस आए हैं। उसके बाद जनरल फैज़ हमीद ने उनको बोला कि अच्छा ठीक है, आपने प्रॉपर्टी तो नहीं दी, पर ये 40 तोला सोना जो है ये आपको अब वापस नहीं मिलेगा। अगर आप मतीउल्लाह जान का उस टाइम का इंटरव्यू देखें मुइज़ खान के लॉयर्स के साथ, तो वो ये बताते हैं काफ़ी डिटेल में कि क्या क्या हुआ। उनके साले को उठा लिया गया, उनके ससुर को उठा लिया गया। मुइज़ खान का 8-9 साल का बच्चा था, उसके मुंह पे बूट रख कर बोला गया कि तेरा बाप दहशतगर्द है। ये सब कुछ किया गया। मुइज़ खान कहते हैं कि उनको भी टॉर्चर किया गया जस्ट कि उनकी प्रॉपर्टी फैज़ हमीद, उनके भाई और उनके कॉम्प्लिसेस जो हैं वो हड़प सकें। कुछ मिलिट्री ऑफिसर्स एक बिजनेसमैन के घर पे रेड करने में शामिल थे, उनको अरेस्ट कर लिया गया है, मिलिट्री कस्टडी में ले लिया गया है, उनके खिलाफ कोर्ट मार्शल हो रहा है। तो इसमें बुरा क्या है? क्यों इस पर तनकीद की जा रही है कुछ लोगों से इंटरनेट पर? यही हम आज डिस्कस करेंगे। 4 सवालों में मैंने इसको डिवाइड कर दिया। एक तो ज़ाहिरी बात है कॉन्टेक्स्ट होगा, जो मैं हमेशा की तरह देने की कोशिश करता हूँ, उसमें 9th में भी डिस्कस होगा क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। पर जो 4 अहम सवाल मैं पूछना चाहता हूँ वो ये हैं कि क्या ये अच्छा हुआ, क्या ये अनप्रेसिडेंटेड है, क्या इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है और इसका फ्यूचर क्या होगा। हाउ टू फिक्स पाकिस्तान की तरह हर वीडियो महीने में एडिट नहीं हो सकती, तो कूल तरीके से टेक्स्ट नहीं आएगा। आज सिर्फ मेरी बातों से काम चला लें। आई नो दुनिया भर से अब लोग हमारी वीडियोस देख रहे होते हैं और सब लोग मेरी तरह पागलों की तरह सारी न्यूज़ नहीं फॉलो कर रहे होते, तो इन सवालों पे आने से पहले कॉन्टेक्स्ट दे देते हैं। तो पार्ट 1 ऑफ दिस वीडियो है कि जनरल फैज़ हैं कौन। जनरल फैज़ हमीद 2019 में आईएसआई के डायरेक्टर जनरल बने, लेकिन उससे पहले भी वो जनरल बाजवा के साथ मिलकर पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में शामिल थे। हम जिस चीज़ को हाइब्रिड रिजीम कहते हैं या जिसको वन पेज कहते हैं, वो अगर एक बिल्डिंग है तो उस बिल्डिंग के 4 पिलर्स थे: इमरान खान, जनरल बाजवा, जनरल फैज़ हमीद और साकिब निसार। जनरल फैज़ पर 2018 के इलेक्शंस में मिडलिंग करने का, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करने का उसके भी इल्ज़ाम है। नजम सेठी ने बार बार कहा है कि पीटीआई के लोग पहले इन प्राइवेट कहते थे कि भाई उनका तो 10 साल का मंसूबा है, और पीएमएलएन वाले भी ये मानते थे। ये तो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। जब मैंने पीएमएलएन वालों से बात की थी, मिला था, देवर अंडर द इम्प्रेशन कि ये 10 ईयर प्लान है एक, जिसमें 4 साल जनरल बाजवा के होंगे क्योंकि 2 साल उनके गुजर चुके हैं, एक एक्सटेंशन मिलेगी जनरल बाजवा को, उस एक्सटेंशन के टाइम तक जनरल फैज़ सीनियर मोस्ट जनरल्स में आ जाएंगे, उनका नाम आ जाएगा, फिर 6 साल वो रूल करेंगे। तो ये एक 10 साल का मंसूबा है जो पीटीआई लेकर आई थी, एंड पीटीआई वाज अंडर द इम्प्रेशन के इस तरह मुल्क चलेगा। लेकिन जिस तरह कुरान की भी आयत है दैट यू ऑल मेक योर प्लान्स बट अल्लाह इज़ द बेस्ट ऑफ ऑल प्लानर्स। एज डीजी आईएसआई फैज़ हमीद ने कई पॉलिटिकल लीडर्स को जेल में भी डाला। अमाली जान ने भी ट्वीट भी किया है कि स्टूडेंट सॉलिडारिटी मार्च जब हुई थी, आजकल बड़े लोग कह रहे हैं स्टूडेंट्स क्यों नहीं बाहर आते, 2019 में बाहर आए थे, सेडिशन चार्जेस लगा दिए थे। अमाली जान कहते हैं जनरल फैज़ हमीद वॉज पर्सनली इन्वॉल्व इन दैट। कई जर्नलिस्ट को उठाए गए। हामिद मीर ने कहा कि जर्नलिस्ट को मारने की भी धमकियाँ दी गई थी। आसिफ अली जरदारी और हामिद मीर दोनों ने कहा कि आसिफ अली जरदारी को कहा गया था कि आप भी नवाज शरीफ की तरह मुल्क छोड़कर चले जाएं। एमक्यूएम ने दबे अल्फाजों में कहा है, पीएमएलक्यू ने खुलकर कहा है कि जनरल फैज़ जो हैं पॉलिटिकल ऑपोजिशन या पॉलिटिकल एलाइज भी जो हैं पीटीआई के, उनको मैनेज कर रहे होते थे। सबको पता होगा कि चौधरी परवेज़ लाई ने तो खुलकर ये भी कह दिया था कि इमरान खान की नैपियाँ तक बतलाई हैं। इमरान खान खुद मान चुके हैं कि पार्लियामेंट को कंट्रोल करने के लिए मैं आईएसआई को इस्तेमाल
करता था। मोहसिन दावर ने डिटेल में बताया है कि किस तरह पार्लियामेंट में एक मिलिट्री पर्सनल होता था जो पूरा कंट्रोल कर रहा होता था। 2019 के फैज़ाबाद धरने में काजी फैज़ ईसा का जो जजमेंट है उसमें आईएसआई के रोल का जिक्र है। अबसार आलम ने कहा है कि किस तरह मीडिया को कंट्रोल किया जाता था। कुछ चैनल्स जो हैं वो आईएसआई ने वहाँ पर एंकर लगाए हुए होते थे या पूरे पूरे चैनल्स उनके हो रहे होते थे। तो अगर टीएलपी को कवरेज नहीं मिल रही तो अबसार आलम को फ़ोन जाता था कि क्यों रोका है आपने, या एक सर्टन एंकर वो अब हमारे साथ नहीं है तो शायद उनका नाम नहीं लेना चाहिए। अबसार आलम ने भी एक ऑडियो भी रिलीज़ की है जनरल फैज़ हमीद की, ये पूछते हुए कि किस हक से आईएसआई के चीफ, पेमरा के जो चीफ़ हैं, उनको कंट्रोल करते थे। अबसार आलम तो नहीं कंट्रोल हुए, बाकी कंट्रोल ज़रूर हुए होंगे। एंड ऑल क्रेडिट टू अबसार आलम। आपके जो भी पॉलिटिकल ओपिनियंस हो, जिस वक्त ऐसा लगता था कि पूरा मुल्क जनरल फैज़ चला रहे हैं, उस वक्त अबसार आलम ने खुलकर उनके ख़िलाफ़ बोला जो वो चीज़ गलत कर रहे थे। एंड ही सफ़र्ड बिकॉज ऑफ दैट इज़ वेल। ही उनकी ज़िंदगी पे एक अटैम्प्ट हुआ, उन पर गोली चली। तो रिस्पेक्ट वेयर रिस्पेक्ट इज़ ड्यू डिस्पाइट पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट्स। साहब हमारा, मैं उसको भेजूंगा, एक काम है। वो 2 पुराने चैनल का लाइसेंस हमने उसको किया था, बेचे थे, तो उनको लाइसेंस फंसे हुए हैं, वो तो जरा आप एक स्पेशल मेहरबानी करवा दें। जस्टिस शौकत सिद्दीकी ने कहा कि पीएमएलएन के खिलाफ जजमेंट देने पे मुझ पर प्रेशर था। ये कहा गया कि अगर आप नहीं देंगे तो हमारी 2 साल की जो मेहनत है वो ज़ाया हो जाएगी। साथ ही साथ टीटीपी की जो पॉलिसी है, टीटीपी को रिहैबिलिटेट करना, जिसकी वजह से टीटीपी हैज़ कम बैक। रोज़ हमारे जवान मर रहे होते हैं एंड नाउ दैट पॉलिसी इज़ ऑल्सो चेंज्ड आफ्टर जनरल फैज़ हैज़ लेफ्ट। साथ ही साथ वो तस्वीर हमने देखी थी, इनफेमस तस्वीर है कि काबुल के सरीना में चाय पी रहे हैं जनरल फैज़ और कह रहे हैं कि एवरीथिंग विल बी ओके। मतलब दुनिया एक वक्त जहाँ कंडेम कर रही थी तालिबान को, तालिबान के आते ही जो रिप्रेशन की ख़बरें आ रही थी, लड़कियों के स्कूल बंद करने की ख़बरें आ रही थी, एक म्यूजिशियन को भी मार दिया था। खैर अब भी हम ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ एक कमेडियन को उठा लिया है, तो ज़्यादा फ़र्क नहीं है। बट उस टाइम जब पूरा मुल्क कंडेम कर रहा था तो हमारे DGISI वहाँ चाय पी रहे थे, हमारे प्राइम मिनिस्टर कह रहे थे ब्रोकन द शैकल्स ऑफ स्लेवरी, ख्वाजा आसिफ प्रो तालिबान ट्वीट कर रहे थे। तो अच्छा इमेज तो नहीं गया पाकिस्तान का दुनिया भर में। एक आदमी जिसने टीटीपी को रिहैबिलिटेट किया, पॉलिटिकल अपोजिशन को सप्रेस किया, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की, लोगों के घर रेड्स करवाए, जर्नलिस्ट को धमकियां दी, मीडिया को रिप्रेस किया, उसके खिलाफ अगर कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग्स हो रही है तो आवाम को दुख क्यों हो रहा है? दैट ब्रिंग्स अस टू द सेकंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो कि क्या ये अच्छा हुआ? मेरी नज़र में तो अच्छा हुआ। पिछले महीने जब ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि जनरल फैज़ ने हमें भी डील ऑफ़र की थी, उस पर मेरी एक पूरी वीडियो है, वो जाकर देख लें। उस वीडियो के बाद मेरे साथ क्या हुआ वो मैं आपको किसी और दिन बताऊंगा। बट उसके बाद मेरी जो वीडियो हैं, मेरी पॉडकास्ट पुरानी क्लिप्स निकाल कर ट्विटर पर काफ़ी लोगों ने पोस्ट की, उसको काफ़ी शेयर्स भी मिले कि देखा ये बंदा 5 साल से झूठ बोल रहा है, प्रोपागेंडा कर रहा है, असल में तो जनरल फैज़ और PMLN मिले हुए थे। आज मैं देख रहा हूँ कि वही अकाउंट्स दुख मना रहे हैं। तो भाई अगर आप वाकई इस बात में यकीन रखते थे कि असल में तो जनरल फैज़ और PMLN मिलकर इमरान खान के ख़िलाफ़ थे और इमरान खान वाहिद एंटी इस्टेब्लिशमेंट था शुरू से, तो आप लोग क्यों मातम मना रहे हैं पिछले हफ्ते से? इट्स ऑलमोस्ट लाइक रियलिटी इज़ इन फ्रंट ऑफ अस। वी ऑल नो व्हाट हैपेंड इन द पास्ट फ्यू ईयर्स। पर अपने पॉलिटिकल एजेंडा या पॉइंट स्कोरिंग के लिए आप कोई भी बात का कुछ भी बतंगड़ बनाकर उसको वायरल कर देंगे या प्रोपागेंडा करना शुरू हो जाएंगे। सो लॉट ऑफ द क्रिटिसिज्म फॉर दिस डिसीजन इज़ कमिंग फ्रॉम PTI। इमरान खान ने कहा कि जनरल फैज़ जो हैं, पहले तो PTI का जो ऑफिशियल बयानिया है वो ये है कि भाई ये इंटरनल मैटर है, आर्मी का इंटरनल मैटर है, लेकिन वो इफ्स एंड बट्स करके सारे अपने साथ बयान दे रहे हैं। इमरान खान ने भी यही कहा इंटरनल मैटर है, लेकिन कहा जनरल फैज़ जो हैं वो एक कौम का असासा थे और हमने उनको ज़ाया कर दिया। मेरे ख़्याल से जिस तरह लोगों में वो एक गिल्ट डाला हुआ है कि हमें रोना चाहिए कि हमने इमरान खान के साथ अच्छा नहीं किया, शायद हमें अब ये भी रोना चाहिए कि हमने जनरल फैज़ के साथ अच्छा नहीं किया, हम ही सबसे बुरे हैं। हामिद मीर के शो पे अली मोहम्मद ख़ान आए हुए थे, उन्होंने भी ऐसी ही बातें की, इसी तरह का बयानिया लिया। साथ जो एक PTI के लीडर्स अक्सर शोज़ में बात करें, सेलेक्टिव था। देखें वैसे हामिद मीर के साथ अली मोहम्मद ख़ान का इंटरव्यू इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कैपिटल टॉक में, क्योंकि वो जब जनरल फैज़ से सवाल पूछते हैं तो पहले तो 10 मिनट अली मोहम्मद ख़ान बताते हैं कि किस तरह उन्होंने पूरा दिन मेहनत करके कादियानियों के ख़िलाफ़ पार्लियामेंट में एक रेजोल्यूशन लाए कि भाई सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो रिवर्स किया जाए। अली मोहम्मद ख़ान ने तो ये भी बोला कि काजी फैज़ ईसा को निकाल दिया जाए। डू यू सी
कि किस तरह ये इस्लामिक टच पॉलिटिक्स होती हैं पाकिस्तान में, ये कहकर या ये इल्ज़ाम लगा कर के एक तरफ TLP वो दे रही है कि सुपारी दे रही है कि आपको हम व्हाटएवर 1 करोड़ 10 करोड़ जितने भी पैसे थे देंगे अगर आप चीफ जस्टिस का कत्ल कर देंगे। दूसरी तरफ पार्लियामेंट्री पार्टीज़ रेजोल्यूशंस ला रही हैं अगेंस्ट काजी फैज़ ईसा, अली मोहम्मद ख़ान इसकी आड़ में उनको हटाना चाह रहे हैं। इट्स ऑल वेरी वेरी डर्टी, बट लेट्स कम बैक टू टुडेज़ वीडियो। अगर आप शाहज़ेब खानज़ादा की इस मौजू के ऊपर एपिसोड देखेंगे जिसमें ख्वाजा आसिफ आए हुए थे इंटरव्यू, उसमें ये सारे इमरान खान के बयानिए भी हैं। मैं नहीं लगा रहा क्योंकि कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता है इन चीज़ों पर वो जाकर आप सुन लें, जिसमें इमरान खान खुलकर एतराफ़ करते हैं कि मैं ISI को इस्तेमाल करता था पार्लियामेंट को चलाने के लिए। फिर वो ये भी कह रहे हैं कि आई वांटेड टू कीप जनरल फैज़ क्योंकि मुझे पता था वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ला रही है और पॉलिटिकल ऑपोजिशन, तो उसको मैनेज करने के लिए मैं जनरल फैज़ को DG ISI कंटिन्यू करना चाहता था। आप ISI को इस्तेमाल कर रहे हैं पॉलिटिकल ऑपोजिशन को मैनेज करने के लिए। मतलब ये तो एक खुला एतराफ़ है ना कि आप कॉन्स्टिट्यूशन तोड़ रहे हैं। फिर मीडिया से बात करते हुए इमरान खान ने ये भी कहा कि जनरल बाजवा ने नवाज शरीफ के कहने पर जनरल फैज़ को हटाया था एज DG ISI। कोई मान सकता है इस बात पे? मतलब खैर इमरान खान ने तो ये भी कह दिया कि मेरे प्रोफेशनल रिलेशनशिप के साथ के अलावा कोई जनरल फैज़ के साथ उस तरह की दोस्ती या रिश्ता नहीं था और उनके आफ्टर बीइंग रिमूव एज DG ISI हमारा कोई इतना रब्ता भी नहीं था। तो मतलब कहने को तो इंसान कुछ भी कह सकता है, बट हु कैन बिलीव दिस टू बी ट्रू। बट लेट्स से इमरान खान सच कह रहे हैं। आज उनके बयानिए में ये चीज़ उनको फेवर करती है कहना कि जनरल फैज़ को भी नवाज शरीफ ने हटाया। तो ये चीज़ तो हुई होगी नवंबर 2021 में, तब तक तो साइफ़र का कोई जिक्र ही नहीं था, कोई मीटिंग ही नहीं थी। तो क्या ये खुला एतराफ़ नहीं है इमरान खान का कि जी वो रजीम चेंज कंस्पिरेसी और वो जो साइफ़र था वो झूठ था? वैसे तो वो पहले ही कह चुके हैं क्योंकि वो US में लॉबी भी कर रहे हैं। मेहदी हसन के इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मैं सोली जनरल बाजवा को रिस्पॉन्सिबल ठहराता हूँ, बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन की थोड़ी ना कोई गलती थी। पर अब अगर वो कह रहे हैं कि 2021 में हुआ, तो अब अनलेस डोनाल्ड लू के पास कोई टाइम मशीन भी थी, वो तो नहीं रिजीम चेंज कर सकते थे ना। अगर नवाज शरीफ और जनरल बाजवा मिलकर नवंबर से ही लगे हुए थे, तो फिर अमेरिका और डोनाल्ड लू का क्या ताल्लुक? यानी वो जो उन्होंने पार्लियामेंट डिसॉल्व करने की कोशिश की, आपके साथ आके एक लेटर लहराया, वो सब ड्रामा था। तो प्लीज़ पॉलिटिकल नैरेटिव्स जो होते हैं ना, उनमें बहकर जज्बातों में आकर सच और झूठ का जो फ़र्क है वो मिस मत कर दिया करें। तो आजकल PTI का ये बयानिया है, उनके लीडर्स TV आके कह रहे हैं इट इज़ सेलेक्टिव जस्टिस इज़ नो जस्टिस। क्या ये क्रिटिसिज्म वैलिड है? इसको एक अगर एनालॉजी से हम समझने की कोशिश करें बेसिक लेवल पे, मेरा मोबाइल चोरी हो रहा है, 2 बाइक वाले आए, वो जब जा रहे थे तो मैंने हाथ मारा तो पीछे वाला रह गया, मैं लगा तू तो चलना। अब वो कहे यार पाइंड एट सेलेक्टिव जस्टिस ने। मैं बोलूँ कैसे? बोले भाई मैं और जो बाइक चला रहा था हम दोनों ने मिलकर मोबाइल चोरी किया, आपने मुझे तो फड़ लिया, उसको नहीं फाड़ रहे, तो ये तो गलत बात है ना। फिर तो या तो मुझे भी छोड़ दें या दोनों को पकड़ें। क्या ये कोई सेंस बनता है इस बात का? हाँ, सेंस इस तरह बनता कि अगर मेरा मोबाइल चोरी हो रहा था मैं दोनों को पकड़ लेता, एक को मैं लगाता चपेड़, बोलता तू तो जा रहा है जेल, दूसरे को मैं देता चुम्मियाँ और बोलता ये मेडल आप पे लगाया जा रहा है। फिर वो बंदा कहता कि यार ये क्या सेलेक्टिव बात है कि मुझे चपेड़ें दूसरे को चुम्मियाँ, कितने चुम्मियाँ कितने झपियाँ। तो आप अगर इसमें एक और नॉन सेंसिकल आर्ग्यूमेंट पहले साइड पर रख देते हैं बिफोर कमिंग टू द रियल वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस एनालॉजी। अगर तो मैं मोबाइल चोर एक ही हो और उसको मैं पकड़ लूँ, वो बोले यार ये तो बहुत ही नाइंसाफ़ी है, पाकिस्तान की तारीख में कितने मोबाइल चोरी हुए हैं, आपको मैं ही मिला, पहले जितने मोबाइल चोर हैं उनको जेल में डालें, आप मुझे भी रिहा करें, कोई सेंस नहीं बनता ना। तो ये जो आर्ग्यूमेंट है कि पहले जी अयूब खान को कब्र से निकालें, ज़ियाउल हक को कब्र से निकालें, जनरल मुशर्रफ को कब्र से निकालें, फिर जनरल फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ कुछ बोलें। अब ये बयान देने के लिए, बोलने के लिए, इमोशनल अपील के लिए सॉलिड आर्गूमेंट्स हैं। मेरी तो सारी वीडियोस हैं तारीख़ पे जिनमें मैं डिटेल में ये सारी चीज़ें बताता हूँ। इनफैक्ट इतना दूर भी नहीं जाना, अगर नवाज़ शरीफ के जो 90 का इलेक्शन है असगर खान जजमेंट वाला, वो हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है। उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कोई
नई चीज़ें नहीं हैं, एविडेंस ऑल एग्जिस्ट, बट यू कांट मेक दैट आर्ग्यूमेंट सीरियसली कि जी तारीख में सब जिसने गलत काम किया है पहले उसको पकड़ो फिर इधर आना। अब जो दूसरी एनालॉजी थी उसको इधर ले आए। जो वैलिड पार्ट ऑफ द क्रिटिसिज्म है कि सर वो बंदा था DGISI, उसके ऊपर था एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, तो वो किसी के कहने पे ही कर रहा होगा ना, किसी के अंडर था, एक चेन ऑफ कमांड होती है। मेरी नज़र में ये फेयर क्रिटिसिज्म है कि भाई फिर जनरल बाजवा भी तो है ना, जनरल फैज़ ने अकेले तो नहीं किया। अब हम वर्ल्ड ऑफ आइडियलिज्म से निकल के वर्ल्ड ऑफ प्रैक्टिकलिटी में आ जाते हैं, सही गलत की दुनिया से बाहर, अच्छे बुरे की दुनिया से बाहर। A lot of times things I say they get misconstrued as if I'm trying to justify what is happening. No, I'm trying to understand what is happening. In my opinion बिल्कुल होना चाहिए भाई, जो जो इन्वॉल्व थे सबके खिलाफ होना चाहिए। क्यों नहीं हो रहा ये समझने के लिए आप देखें जनरल मुशर्रफ का ट्रायल। जनरल मुशर्रफ वॉज नॉट वेल लाइक्ड। जनरल मुशर्रफ ने ख़ुद भी कहा है कि उनको हटाने में जनरल कैनी का हाथ था। बड़ी अब उसमें इन्फॉर्मेशन आ चुकी है, लेकिन नवाज़ शरीफ जब उनके ख़िलाफ़, खैर नवाज़ शरीफ नहीं, कोर्ट्स कर रहे थे, उनके अपने गिले थे मुशर्रफ के ख़िलाफ़, तो इस्टेब्लिशमेंट की ये राय थी कि ये नहीं हो सकता, एक फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अदालतों में घसीटा नहीं जा सकता, ये जो आर्मी का मोराल है ये डाउन होगा इससे। इंटरेस्टिंगली तब इमरान खान बड़ा डिफेंड कर रहे थे मुशर्रफ को, बड़ी तनकीद कर रहे थे कि नवाज़ शरीफ तो जो है पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग कर रहा है, पर्सनल सेटल कर रहा है स्कोर, बदले निकाल रहा है। क्या मुल्क के लिए अच्छा होता प्रेसिडेंट कि भाई अगर किसी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कॉन्स्टिट्यूशन तोड़ा है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन रोल से बाहर गया, उसको उस चीज़ की सज़ा मिली, एक ट्रायल हुआ, आई थिंक इट वुड हैव बीन अ गुड प्रेसिडेंट। उसमें आप कहें नहीं जी प्रेसिडेंट तो अच्छा होता, चीज़ भी बिल्कुल ठीक है, बातें भी सारी सही हैं, नियत नहीं सी नवाज शरीफ की उसमें सही, तो नियत से क्या फ़र्क पड़ता है। हम लेट परफेक्शन नॉट बी द एनिमी ऑफ गुड। हम चाहते हैं हर चीज़ ही बिल्कुल ही परफेक्ट हो, नेक नियति से हो, टाइमिंग भी उसकी सही हो, वजह भी सही हो। नहीं जी, जो मिल रहा है वो थोड़ा बहुत एंजॉय कर लें। तो ये एक्सपेक्ट करना कि एस्टैब्लिशमेंट एक फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, जनरल बाजवा को कठेरे में लाएगी, उनके खिलाफ प्रोसीडिंग्स होंगी, कोर्ट मार्शल होगा, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन इन माय ओपिनियन। तो वो वाकई आर्मी का जो मोराल है वो वाकई उसी से डाउन होगा। तो देन डज दिस नॉट मेक दिस सिलेक्टिव। अच्छा जी, आइडियोलॉजिकली बात करें, फिलोसॉफिकली बात करें, टेक्निकली बात करें। टेक्निकली अगर हम बात करें तो मेन केस जो है वो टॉप सिटी वाला है। अब ये एक अजम्पशन है ना, या तो चलें दो पॉसिबिलिटीज़, या तो जनरल बाजवा को नहीं पता था, या तो पता था तो वो कॉम्प्लिस हैं, नहीं पता था तो वो कम्प्लिसिट हैं, क्योंकि बाद में तो पता चल गया होगा ना, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, अगले दिन तो पता चल गया होगा, घंटे बाद तो पता चल गया होगा, तो कुछ नहीं किया उन्होंने उसके बाद। लेकिन ये अप्रूव करना, कनेक्शन निकालना, अच्छा उन्होंने कोई फ़ायदा लिया, ये थोड़ा मुश्किल काम है। बट वी नो व्हाट हैपन्स, वी नो व्हाई थिंग्स हैपन, वी नो ये मेन वजह तो नहीं है ना। करप्शन तो पहले भी बहुत सारी हुई हैं, इवन दो एक दो केसेस हैं, एक्चुअली काफ़ी केसेस हैं जिसमें करप्शन पे भी एक्शन लिया गया है, भी बीच में स्मगलिंग पे भी एक्शन लिया गया था। रिगार्डलेस राइट नाउ जो दूसरा पार्ट है, जो लेटर पार्ट ऑफ द ISPR स्टेटमेंट है कि रिटायरमेंट के बाद भी जनरल फैज़ जो हैं वो आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जियों में इन्वॉल्व थे। ऑब्वियसली उन लोगों ने हमें डिटेल्स नहीं दी हैं, बट हम सबको पता है कि वो क्या खिलाफ वर्जियाँ थीं, क्या हो रहा था। तो फ़र्क यहाँ पे आ जाता है कि जनरल बाजवा ने, एंड अगेन वी विल डिस्कस व्हाट हैपेंड बिफोर एट द एंड, बट पोस्ट रिटायरमेंट जनरल बाजवा ने कुछ नहीं किया। तो फ़र्क दोनों में ये है कि जो रिटायरमेंट के बाद का पीरियड है वो जनरल बाजवा यूरोप गए, चिल किया, लिविंग हिज बेस्ट लाइफ। अभी बीच में तस्वीर भी आई है जनरल आसिम मुनीर की विद एक्स चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, तो उसमें जनरल बाजवा नहीं है बिकॉज ही इज़ आउट ऑफ द कंट्री। तो वो पोस्ट रिटायरमेंट एक्टिवली नहीं इन्वॉल्व पॉलिटिक्स में। पोस्ट रिटायरमेंट जो जनरल फैज़ ने चीज़ें की हैं,
अब ये प्रैक्टिकल लेवल पे बात कर रहा हूँ मैं, लीगल लेवल पे आपसे बात नहीं कर रहा, इवन दो लीगली भी दिस अप्लाइज। वो शिकवा है इस्टेब्लिशमेंट को कि भाई जो पोस्ट रिटायरमेंट आप इन्वॉल्वमेंट ले रहे हैं ना, ये मसला है। दैट्स मच बिगर इशू देन करप्शन। करप्शन का तो जनरल आसिम सलीम बाजवा के ख़िलाफ़ भी एक बहुत बड़ा स्कैंडल आया था, उस टाइम इस्टेब्लिशमेंट सेम पेज पे थी, तो इमरान खान ने बड़े खुलकर डिफेंड किया था। अगेन इट्स अबाउट सेटिंग प्रेसिडेंट्स, राइट। अगर वो उस वक्त एक प्रेसिडेंट सेट कर देते कि अच्छा जी अगर एक जनरल भी करप्शन करेंगे और उनका स्कैंडल में नाम आएगा तो हम तो ऐसा एहतसाब की पार्टी हैं, हम तो इंसाफ की पार्टी हैं, हम तो एंटी करप्शन पे थे, हम एक्शन लेंगे, वुड हैव बीन गुड फॉर द कंट्री इन माय ओपिनियन। तो एकेडमिकली आर्ग्यू करना सिलेक्टिव है, बिल्कुल ठीक है। ये कहना कि ये होना ही नहीं चाहिए क्योंकि सिलेक्टिव है, आई डोंट एग्री विद इट। कुछ अच्छा हो रहा है तो उसको होने दें। मतलब मेरी राय में तो जो 4 पिलर्स हैं उसमें साकिब निसार भी इन्वॉल्व हैं। साकिब निसार वेदर पैनमा केस हो, वेदर बनी गाला की रेगुलराइजेशन, इवन इन दिस टॉप सिटी केस, जब वो पिटिशन लेकर गए तो सुप्रीम कोर्ट ने सुना ही नहीं। फिर साकिब निसार अपने चेंबर्स में सुना, वहाँ से डिसमिस कर दिया। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने इस बारे में कहा कि भाई ऐसा लग रहा है कोई पैरेलल जस्टिस सिस्टम ये अपने चेंबर्स में चला रहे थे। ज़रार खोड़ो ने ये भी रिपोर्ट किया कि HRCP ह्यूमन राइट्स की 3000 एप्लीकेशन आई हुई थी। जाते जाते साकिब निसार ने बोला जला दो इन सबको। तो मुझे तो लगता है जस्टिस तब होगा ना जब इनके खिलाफ भी कुछ हो। और मेरा यही शिकायत रहती है सुप्रीम कोर्ट से कि वो दे ओपाइन ऑन एवरीथिंग, राइट, कि ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये गलत, अपने ऊपर नहीं करते। ये नहीं कहते कि जी इफ्तिखार चौधरी ने ये किया, साकिब निसार ने ये किया। तो यहाँ अगर एक इदारा हम जिस पे काफ़ी टाइम से क्रिटिसिज्म कर रहे थे कि सर सेल्फ अकाउंटेबिलिटी कब होगी, आपकी अकाउंटेबिलिटी कब होगी, वो अगर कुछ अच्छा कर रहे हैं तो अप्रिशिएट कर लेते हैं कि यार अच्छा कर रहे हैं। आप लोग भी ना बहुत उम्मीदें लगा देते हैं कि जी ठीक है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो एपॉलिटिकल हो गए, इसका मतलब ये तो नहीं है कि आज से बाद कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होगी, आज के बाद पूरे मुल्क में करप्शन नहीं होगी, कल नया पक्ष नहीं, इसका ये मतलब नहीं है। कौन कह रहा है इसका ये मतलब है? या तो कोई एक्शन करे ही ना ये सोच कर के भाई क्या इसकी वजह से कल आसमान से डॉलर गिरेंगे, नहीं तो फिर मत करो। सो नो, दिस डज नॉट चेंज एनीथिंग फंडामेंटली। पूरा मुल्क नहीं बदल जाएगा, ना तो इंस्टीट्यूशन बदल जाएगा, कुछ एज सच नहीं बदलेगा। बट इज इट स्टिल अ गुड प्रेसिडेंट? यस इट इज। और यही है पार्ट 3, इज इट अनप्रेसिडेंटेड? अ मैन हु थॉट ही वाज अबव एवरीथिंग एंड एवरीबडी, जिन्होंने रेड्स करवाई, जिन्होंने पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कराई, जिन्होंने लोगों पे प्रेशर डाला, जिन्होंने धमकियां दी, उनका कोर्ट मार्शल हो रहा है। तो इज इट अनप्रेसिडेंटेड? यस इट इज़। पहले ज़रा कॉन्टेक्स्ट देख लें, प्रेसिडेंट्स देख लें कि क्या है, ताकि हम फ़र्क कर सकें। क्या पहले ये एक हाई रैंकिंग मिलिट्री ऑफिशियल हैं जिनका कोर्ट मार्शल हो रहा है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। 1947 के कुछ 4 साल बाद ही रावलपिंडी कंस्पिरेसी केस हो गया था जिसमें मेजर जनरल अकबर खान इन्वॉल्व थे। 1980 में मेजर जनरल तजम्मुल हुसैन मलिक ने एक कू अटैम्प्ट किया अगेंस्ट ज़ियाउल हक। 1984 में एक और ज़ियाउल हक के अगेंस्ट कू अटैम्प्ट हुआ जिसमें जो मिलिट्री ऑफिशियल्स इन्वॉल्व थे उनका कोर्ट मार्शल हुआ। 1995 में मेजर जनरल ज़हीरुल इस्लाम अब्बासी जो हैं उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ एक कू अटैम्प्ट किया। जब मुशर्रफ का कू सक्सेसफुल हो गया तो ब्रीफली उनकी जगह जो नवाज शरीफ ने ज़ियाउद्दीन भट्ट को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया था उनको अरेस्ट कर लिया गया था। आपको एक ट्रेंड नज़र आ रहा है कि जो हाई प्रोफाइल कोर्ट मार्शल्स हो रहे हैं, अरेस्ट हो रहे हैं, वो सब किन केसेस में हो रहे हैं? जंगल में कोयल बोले कू 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 कू। एक्सक्लूसिव नहीं है, और भी केसेस हैं, ज़ाहिरी बात है। 2011 में एक ब्रिगेडियर और 3 मेजर जो हैं उनका लिंक थे एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की से इस वजह से उनको अरेस्ट किया गया। 2009 में NLC का करप्शन का एक केस था, दे वर डिसमिस्ड। अभी हाल ही में 2019 में जावेद इकबाल पर एस्पिनाज का केस हुआ जिसमें उनको एक लंबी सज़ा हुई, फिर वो छोटी हो गई, फिर जनरल आसिम मुनीर ने आके उनको एक अर्ली रिलीज़ दे दी क्वाइटली। तो एक्सेप्शंस हैं, करप्शन पे भी होता है, बट जो मेन रीज़न है जिसकी वजह से हाई रैंकिंग मिलिट्री ऑफिशियल्स का कोर्ट मार्शल होता है, वो अरेस्ट होते हैं, उसको अगर हम तारीखी मंजर में देखें वो कू अटेम्प्ट्स पे ही होता है।
अगर स्पेसिफिकली डीजी आईएसआईएस को देखें तो हमीद गुल की रिटायरमेंट के बाद उनकी काफ़ी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ थी, उनके काफ़ी बयानात आते थे, तो द इंस्टीट्यूशन डिस्टेंस्ड इटसेल्फ फ्रॉम हिम। आईएसआई ने अपने आप को डिस्टेंस कर लिया। असद दुरानी के केस में उनकी जब किताब भी आई तो एक बड़ी क्वेश्चंस थे आर्मी के और आईएसआई के, तो वहाँ पर भी थोड़ी टेंशन्स थी। आईएसपीआर की स्टेटमेंट स्पेसिफिकली तो नहीं बताती कि जनरल फैज़ की क्या एक्टिविटीज़ थी पोस्ट रिटायरमेंट, उन्होंने क्या क्या किया। इसमें कई रिपोर्टर्स जितना एजाज सईद उन्होंने बोला भाई इंक्वायरीज़ हुई हैं, वन ऑफ द मेन इंक्वायरीज़ इज़ 9 में। तो पीटीआई अगर इसको एक स्पेसिफिक वजह से तनकीद कर रही है कि उनको लग रहा था जनरल फैज़ हमारा बंदा है, लेंस को थोड़ा सा अलग करके देखने की इसको कोशिश करें। एक तो ये भी बहुत अनरीजनेबल एक्सपेक्टेशन है कि भाई अगर आपने जस्टिस करना है तो आज जो हो रहा है अपने खिलाफ तो नहीं करेंगे ना, पर आप उम्मीद की एक किरण जगाएं कि भाई अगर एक डीजी आईएसआई के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है तो कल दूसरे के खिलाफ हो सकती है, कल तीसरे के खिलाफ हो सकती है। प्रेसिडेंट तो अच्छा है ना। हम अगर वेल ऑफ इग्नोरेंस के अंदर किसी की चीज़ें देखें, one DG ISI was involved in political engineering, that DG ISI is being court martialed. For most people, सिर्फ अगर आप ये खबर पढ़ें विदाउट कॉन्टेक्स्ट कि उनका नाम क्या है, किस पार्टी के हक में थे या किसके फेवर थे, यूल से दिस न्यूज़ इज़ गुड। प्रेसिडेंट को भी लेकिन समझे ना, उसकी एक अपनी अहमियत होती है। अगर आप हाउस ऑफ द ड्रैगन देख रहे हैं तो उसकी एक एपिसोड में, आई एम गोना ट्राई एंड फ्रेज इट लाइक स्पॉयलर्स ना हो, एक ड्रैगन का सर किंग्स लैंडिंग में वो परेड कर रहे होते हैं, तो जो किंग्स लैंडिंग के कॉमन लोग हैं ना वो देखते हैं, वो बोलते हैं भाई हम तो इनको खुदा मानते थे, ये क्या गुला गुड़ा। तो जिनको वो खुदा मानते थे ऑल ऑफ अ सडन वो देख रहे हैं कि भाई ये तो ड्रैगन मर सकते हैं। फिर रेनेरा टू विन द वॉर शी पिक्ड ड्रैगन राइडर्स फ्रॉम द कॉमन फोक। उन्होंने बोला यार ज़रूरी नहीं है ब्लड लाइन टारगेरियन प्योर, थोड़ा बहुत भी टारगेरियन खून हो तो आप हो सकते हो, आ जाओ आ जाओ। तो उसका जो बेटा है जेस वो उसको जाके बोलता है कि भाई फिर फ़र्क क्या रह जाएगा आम आवाम में और हम में। हमारी लेजिटिमेसी इससे आती है कि भाई ये जो ड्रैगन्स हैं जिनको आप खुदा मानते हैं हम उन पर बैठते हैं, लेजिटिमेसी हमारी यहाँ से आती है। अगर आप भी बैठ गए तो आप में और मुझ में तो कोई फ़र्क नहीं। अब जो समझ गए हैं वो समझ जाएं कि इस प्रेसिडेंट से क्या अच्छा हो सकता है। रेनेरा ने डेस्परेशन में ड्रैगन टू विन द वॉर किसी को भी ड्रैगन राइडर तो बना दिया, बट इट विल फंडामेंटली चेंज हाउ द कॉमन पीपल व्यू टारगेरियंस एंड व्यू द ड्रैगन्स, एंड लेट्स सी हाउ द वॉर गोस। तो 2017 में जब ये हुआ होगा, जब जनरल फैज़ हमीद ऑल पावरफुल थे, उसके बाद और ज़्यादा पावरफुल हो गए। एट वन पॉइंट ही आर्ग्यूबली वॉज द मोस्ट पावरफुल मैन इन द कंट्री। और हमें पता है हमारा मुल्क बना ही एलीट के लिए, आम खैर कौन से वो आम आदमी है अमीर आदमी है, बट पावरफुल के अगेंस्ट जस्टिस कहाँ ही मिलता है। तो मुइज़ खान जिसके पास भी गए होंगे कि यार मेरे घर पे रेड हुई, मेरे बच्चे के साथ ये हुआ, जस्टिस मिलेगा, लोग उस पर हंसते कि तुझे कहाँ से जस्टिस मिलेगा, किसके खिलाफ जा रहा है, आप दे दे फाइले शाइले, असाइलम ले ले, बाहर चला जा पैसा लेकर। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि इस आदमी को कभी जस्टिस मिल जाएगा, मिल गया। सो इन टर्म्स ऑफ द प्रेसिडेंट, इन टर्म्स ऑफ होप, आई सी इट एज अ गुड थिंग। तो जो लोग कुर्सियों पे बैठकर अपने आप को फ़िरौन समझते हैं और उनको लगता है कि वक्त कभी नहीं बदलेगा, ये उनके लिए अच्छा सबक है कि वक्त बदल सकता है। इसी तरह अगर हम पॉलिटिक्स में भी देखें तो नवाज शरीफ जब जेल में थे तो पीटीआई वाले क्या क्या लगाते थे, खुश होते थे, मजाक उड़ाते थे। उनकी बीवी जब मर रही थी तो भंगड़े डल रहे थे, उनका मजाक उड़ाया जा रहा था, उनकी बेटी के कमरे में घुस कर घसीट के उनको जेल में डाला जा रहा था, एंड दीज थिंग्स वर बीइंग सेलिब्रेटेड। आज इमरान खान जेल में हैं, पीटीआई के लोग जेल में हैं, तो पीएमएलएन के लोग आकर टीवी पे बेहुदा बातें करते हैं उन चीज़ों के बारे में। हो सकता है कल को वापस इमरान खान बाहर हों, कल को वापस पीएमएलएन जेल में हो, कल को वो लोग एंजॉय कर रहे हों। हम क्यों इस चीज़ में फंस जाते हैं? हमें जो चीज़ गलत हो रही है उसको गलत बोलें, जो चीज़ सही हो रही है उसको सही बोलें। अगर आपके पॉलिटिकल लीडर का फ़ायदा नहीं होता, आप सही को गलत से गलत को सही बोलना शुरू कर देते हैं। इस थिंकिंग से हमें बाहर आना पड़ेगा। सो नाउ लेट्स कंटेक्चुअलाइज थिंग्स। ये पार्ट 4 इसका कॉन्टेक्स्ट। मैं आपको 2 साल से कह रहा हूँ कि भाई साइफर जो है वो कुछ भी नहीं था। इनफैक्ट वो लोग खुद आकर बोल चुके थे, शेख रशीद आके बोल चुका था जन्नती आदमी है भाई, जिसने साइफर लिखा है उसने बचा लिया हमें। मैं आपको 2 साल से ये भी कह रहा हूँ कि ये इंट्रा एस्टैब्लिशमेंट कॉन्फ्लिक्ट है, ये एंटी एस्टैब्लिशमेंट कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ये सिलेक्टेड होने की जंग है, आपस में लड़ते रहेंगे, अपना मुस्तकबिल ना बर्बाद करें, अपने घर वालों से मत लड़ें इनके पीछे।
एंड नाउ प्रीटी मच द थिंग्स आर ऑब्वियस टू एवरीबडी कि भाई किस तरह 2-3 लोगों के एम्बिशंस की वजह से पूरा मुल्क स्टॉल कर दिया गया एक अपॉइंटमेंट के पीछे. सो बेसिक सी टाइमलाइन है कि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन चाहिए थी एक और, जनरल फैज़ को आर्मी चीफ बनना था, पीएमएलएन को जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बनाना था. इसमें जो जनरल बाजवा से करीब लोग हैं जिस तरह पीएमएलएन के हैं मलिक अहमद ख़ान, वो कह रहे हैं कि जनरल बाजवा तो पब्लिकली कह रहे थे उनको एक्सटेंशन नहीं चाहिए. पब्लिकली तो हो सकता है वो 3 साल पहले भी कह रहे हों कि उनको एक्सटेंशन नहीं चाहिए. मैंने 1971 की वीडियोस भी पोस्ट करके इंस्टाग्राम को आपको दिखाया था कि याया खान बज़ाहिर ये कह रहे हैं कि उनको नहीं रहना है एज प्रेसिडेंट, वो तो मिलिट्री मैन है, ही डजंट वांट टू स्टे एज प्रेसिडेंट. लेकिन अगर आप रीड बिटवीन द लाइंस करें तो वो एब्सोल्युटली कह रहे हैं कि मैंने प्रेसिडेंट रहना है. तो उसी तरह मलिक अहमद ख़ान आर्ग्यू कर रहे हैं कि जनरल बाजवा तो कह रहे हैं आई एम अ मिलिट्री मैन, मिलिट्री मैन गो क्वाइटली इनटू द शैडोज, आई डोंट वांट टू बी. लेकिन वो पॉस्चरिंग सारी वही कर रहे थे कि उनको एक्सटेंशन मिले. तो इमरान खान खुद एतराफ़ कर चुके हैं, प्लीज़ इसको आप मत डिनाई कीजिएगा, कि वो जनरल फैज़ और आईएसआई को इस्तेमाल कर रहे थे पॉलिटिकल ऑपोजिशन को कंट्रोल करने के लिए. जनरल फैज़ और जनरल बाजवा का जो सेम पेज है वो दूर तब हुआ जब जनरल फैज़ अपने एम्बिशंस के लिए जनरल बाजवा को बिना बताए लोगों से मिल रहे थे, और जनरल बाजवा को ये लगना शुरू हो गया कि भाई मुझे कटाकर ये लोग अपनी गेम डाल रहे हैं और मुझे साइडलाइन कर रहे हैं. इसमें पीएमएलएन के लोगों ने भी आकर अब बताया है कि किस तरह जनरल फैज़ उनको भी जाकर कह रहे थे कि मैं कोई पीटीआई का सगा नहीं हूँ, आप लोग अगर मुझे एक्सटेंशन दे देंगे तो मैं आपके साथ लग जाऊँ, या आप मुझे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना देंगे तो मैं आपके साथ लग जाऊँगा, कोई इशू नहीं है. ये गेम्स खेले जा रहे थे उस वक्त. तो जनरल फैज़ वॉज द डीजी आईएसआई. इमरान खान ने सोचा कि हम आईएसआई को जो है वो कोर की हैसियत दे देंगे. तो वो जो एक रिक्वायरमेंट है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनने से पहले आपको एक कोर गवर्न करनी ज़रूरी होती है, वो पूरी हो जाएगी. कोर कमांडर्स ने इसको रिजेक्ट कर दिया. जनरल बाजवा जो ऑफिशियली कहते हैं कि भाई मैं तो चाहता था जनरल फैज़ को डीजी आईएसआई हटाना ताकि वो एक कोर कमांड कर लें, ताकि जो आर्मी रूल्स हैं उसके मुताबिक उन्होंने कोर कमांड की हुई हो तो वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनने के एलिजिबल होंगे. जो स्पेक्यूलेटिव एनालिसिस है इसका कि उनको लगता था कि जनरल फैज़ जो हैं उनको कटाकर अपनी गेम खेल रहे हैं और जनरल बाजवा अपनी एक्सटेंशन चाहते थे. तो वो जो केओस क्रिएट हुआ, इसमें ये तो इमरान खान असद उमर खुल के कह चुके हैं कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को डिफीट करने के लिए उन्होंने जनरल बाजवा को ऑफ़र किया कि भाई हम आपको एक्सटेंशन दे देते हैं. इमरान खान या असद उमर ने दोनों में से किसी एक ने किसी तरह की बात की थी कि ताहयात एक्सटेंशन भी दे सकते हैं, या एटलीस्ट इस तरह की कोई एक बात रिपोर्ट हुई थी. बट वो एक ट्रस्ट डेफिसिट जो था जनरल बाजवा और जनरल इमरान खान के बीच में वो बहुत ज़्यादा था. जनरल बाजवा डिड नॉट ट्रस्ट इमरान खान एनी मोर. तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद जो केओस क्रिएट हुआ उसमें जनरल बाजवा के लिए एक अपॉर्चुनिटी थी. एंड इवन जब नाम देने थे उसमें एक डिले आया, उसमें काफ़ी लोगों ने ये कहा कि जनरल बाजवा सजेस्ट कर रहे हैं दबे दबे अल्फाजों में और लोगों के थ्रू कि सर थोड़े टाइम के लिए एक्सटेंशन दे दें. इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि इमरान खान कहते हैं कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो अप्रैल 2022 में हुआ वो जनरल बाजवा ने कराया, वो सुपर किंग थे. लेकिन उसके बाद उन्होंने पब्लिकली लॉबी किया जनरल बाजवा के लिए कि जनरल बाजवा को आप इलेक्शंस तक एक्सटेंशन दें. जनरल बाजवा जो एक्सटेंशन चाहते थे, इमरान खान वाज द वन पब्लिकली लॉबिंग टू गेट हिम दैट. दिस इज पोस्ट वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस. पोस्ट वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इमरान खान ने ये भी बोला कि जनरल बाजवा की रिकमेंडेशन पर मैंने जो है पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की इलेक्शंस की जो असेंबलीज़ हैं उनको डिसॉल्व किया था. अब देखें ना, ये सिंपलिस्टिक एनालिसिस उस टाइम आ रहा होता था कि भाई पीटीआई का जो इकोनॉमिक बोझ है वो पीएमएलएन ने सर पे ले लिया, अपनी पॉलिटिकल कैपिटल जला दिया, बर्बाद कर दिया, इनका तो फ्यूचर ही मर गया. जो मुझे भी लगता है कि जो इलेक्शंस हुए हैं और अब जो बजट आया है या जो गरीबों पे जुल्म हो रहा है, पीएमएलएन की पॉपुलैरिटी मुझे तो नहीं नज़र आती इस सब के बाद. बट इफ़ द ऑल्टरनेटिव वाज जनरल फैज़ एज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एंड इमरान खान एज प्राइम मिनिस्टर, देन जीत गए ये लोग. मतलब अपना पॉलिटिकल फ्यूचर, पॉलिटिकल कैपिटल, अवाम, उन सबको जला दिया. लेकिन अगर ये गेम ऑफ थ्रोन्स है और सिर्फ पावर की जंग है तो उसमें दे वन, बिकॉज आफ्टर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जनरल बाजवा जो है वो इमरान खान को अश्योर कर रहे थे कि आप लॉबी करें मेरे लिए, एक्सटेंशन मुझे दिलवा दें, मिलकर सारे मैं आपको अगला प्राइम मिनिस्टर बना दूंगा. तो जनरल बाजवा को लग रहा था कि वो बनेंगे. एंड
इसमें रिपोर्ट भी किया गया है कि शहबाज शरीफ ने नवाज़ शरीफ को फ़ोन किया कि जी बड़ा प्रेशर है कि आसिम मुनीर को ना बनाओ। तो नवाज़ शरीफ ने फिर शहबाज शरीफ को आगे से बोला कि डट जाओ, इसी को बनाना है। तो जनरल बाजवा वाज ट्राइंग हिज हार्डेस्ट कि जनरल आसिम मुनीर ना बने। इसमें एजाज सैयद ने उस टाइम ये भी रिपोर्ट किया था कि किस तरह सऊदी एम्बेसी को यूज़ किया गया था टू स्टॉप जनरल आसिम मुनीर अपॉइंटमेंट। वो टाइम अगर किसी को याद होगा तो वो एक 24-48 घंटे का डिले भी आया था। साथ ही साथ इमरान खान पब्लिक प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो कह रहे थे रावलपिंडी पहुंचो, हम प्रोटेस्ट करेंगे टू स्टॉप दी अपॉइंटमेंट। पर उस टाइम इतने लोग रावलपिंडी में आए ही नहीं कि वो स्टॉप कर सकें कोई भी अपॉइंटमेंट। और फिर पीटीआई व्लॉगर्स, उनकी ईद हो रही थी, इस तरह के व्लॉग्स रोज़ रोज़ आ रहे थे कि कोर कमांडर ने उठ के जनरल आसिम मुनीर को ये बोल दिया, उसने ये बोल दिया, उसने ये बोल दिया। मैं आपको बार बार कहता हूँ, ख्वाहिशात एनालिसिस नहीं होते ना, ज़राए एनालिसिस होते हैं कि जी अंदर ये हुआ, अंदर की खबर ये वो। आप नजम सेठी हैं, आप शाहजेब खानज़ादा हैं, आपके पास होंगी अंदर की खबरें, आप एजाज सैयद हैं, आप प्रॉपर जर्नलिस्ट हैं, आपके पास सोर्सेज होती हैं, आप रिपोर्ट कर रहे हैं। आप मेरी तरह एक कैमरा लेकर ये वीडियोस बनाना शुरू हो गए हैं, आपकी नहीं सोर्सेज, मेरी कोई सोर्सेज नहीं है। जस्ट बिकॉज मैं हमेशा कहता हूँ, जस्ट बिकॉज शहजाद गयास इज सेइंग समथिंग दैट इज़ नॉट एविडेंस इनफ, विच इज़ वाई एवरीथिंग आई से आई एम लाइक ये इधर लिखा हुआ है, ये इधर लिखा हुआ है, ये इसने बोला है या ये इस रिपोर्टर ने बोला है। तो आप अगर उस रिपोर्टर पे नहीं मानते तो आप मत माने उस न्यूज़ को, इट्स फाइन। कोर कमांडर्स हैज पुट देयर फुट डाउन एंड आसिम मुनीर साहब जो हैं वो इस वक्त ओमान में हैं, उनको वहीं रोक दिया गया है एंड आई थिंक ही विल बी कोर्ट मार्शल। और ये इल्यूजन क्रिएट किया गया कि भाई पूरी आर्मी तो एक्चुअली इमरान खान के साथ है। इमरान खान ने बोला कि मिलिट्री ऑफिसर घर जाते हैं तो उनके बीवी बच्चे मेरे साथ होते हैं, और इंटरनल एक coup हो जाएगा। इसी ब्रेजन एटीट्यूड से, इसी कॉन्फिडेंस से, इसी एरोगेंस से, इसी पूरे प्रोपेगेंडा से ड्रिंकिंग योर ओन कूल-एड 9th में हो गया। करता है यार, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह। बहुत से लोग मुझे मिले हैं जो जल रहे हैं, जलने दो यार, भेड़ को दो उनकी, और बस ऑप्टिमिस्टिक रहो। ये रिपोर्ट कर रहे हैं जो आर्मी इंक्वायरीज जनरल फैज़ के खिलाफ हो रही थी, उनमें एक 9th में भी है। जनरल फैज़ जो हैं वो पोस्ट रिटायरमेंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं बन सकते थे, लेकिन एक जो हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट कई लोग नहीं डिस्कस कर रहे कि बेनज़ीर भुट्टो ने भी एक एक्स रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिशियल को DGISI लगाया था। तो डिस्पाइट हिज रिटायरमेंट जनरल फैज़ कुड हैव बिकम द DGISI। अगर तो इमरान खान वापस आ जाते या तो coup हो जाता, जो भी हो जाता, ही कुड हैव कम बैक एज DGISI। क्यों PTI फेल हुई? मेरे ख्याल से 2 वजूहत हैं इसकी। एक, दे वेंट न्यूक्लियर। गुजरावाला का जब PDM जलसा हुआ था, ये जो सारा वोट को इज्जत दो, ये जो सारा तनकीद करना, जनरल बाजवा, जनरल फैज़ का नाम लेना, क्रेडिट इज़ ड्यू, ये PDM और नवाज शरीफ ने ही शुरू किया। अगर आज जनरल फैज़ का कोर्ट मार्शल हो रहा है तो उसका रूट्स जो है ना, वो गुजरावाला में नवाज शरीफ और मरीम नवाज का जनरल फैज़ का नाम लेना, फिर जलसों में नाम लेना, वहाँ से शुरू किया है। तो आज जाकर व्हाटएवर जितने भी साल हो गए, 5 साल बाद कोर्ट मार्शल हुआ है। नो डिनाइंग कि उन्होंने फिर इस अवाम को चार्ज करके अवाम को नदी में डाल के खुद कुर्सी पे बैठ गए हैं। वोट को इज़्ज़त दो को जलाकर, बूट को इज़्ज़त दो को इस्टेब्लिशमेंट के रास्ते जी सर करके आ गए। उसको कोई नहीं डिनाई कर रहा, लेकिन जो अगेन जो अच्छा करता है, जो बुरा करता है, बुरे को बुरा, अच्छे को अच्छा बोलो। तो द डिफरेंस इज़ कि भाई जनरल बाजवा, जनरल फैज़ का आपने इतना नाम लेके अटैक किया, उसके बाद आप जनरल बाजवा के साथ राब्ते में भी हैं, उसके बाद आप इस्टेब्लिशमेंट के थ्रू आ भी गए। कैसे? बिकॉज दे डिफ्रेंशिएटेड आई थिंक बिटवीन दीज टू इंडिविजुअल्स एंड द आर्मी एज अ होल, विच अब ये ऐसा को बेहतर ख़बर कि जो PTI के सोशल मीडिया पर ट्रेंड्स चल रहे होते हैं, हैशटैग चल रहे होते हैं, कितने ऑर्गेनिक चल रहे होते हैं, कितने चलाए जा रहे होते हैं। मेरी अजम्पशन ये है मोस्ट ऑफ देम चलाए जा रहे होते हैं। तो स्पेशली अगस्त में जो 2022 में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था बलूचिस्तान में, जिसमें एक लेफ्टिनेंट जनरल भी थे, काफ़ी डिस्कस्टिंग बातें हुई ट्विटर पे। आज तक आर्मी के शहीद होते हैं जो, काफ़ी घटिया बातें होती हैं ट्विटर पे, काफ़ी बड़े बड़े अकाउंट से होती है। नॉट सेइंग PTI लीडर्स, नॉट सेइंग PTI अकाउंट, होती हैं। ये बिल्कुल अप्रोप्रिएट नहीं है, ये मुझे बिल्कुल सही भी नहीं लगता कि यार जनरल मुशर्रफ अगर कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट करते हैं, आपके फंडामेंटल राइट्स देते हैं, वो गलत आदमी है ना।
आप अपना मुल्क देखें, आप अपने मुल्क की इकॉनमी देखें, आप अपने मुल्क में गुर्बत देखें, तो एक गरीब का बच्चा जिसके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, वो आर्मी ज्वाइन करता है, वो 27-28 साल की उम्र में खड़ा हुआ होता है, उसको गोली लग जाती है, उसको गाली दे के आपको क्या मिलेगा? उसको बुरा भला बोल के, वो तो हीरो है ना यार बेचारा, मतलब बॉर्डर्स प्रोटेक्ट करना तो वाकई उनका काम है ना, तो वो अगर वो कर रहा है, सो दोज कैंपेन्स, even if they weren't PTI, this assumption that they were PTI, आई थिंक जो वो आर्मी फैमिलीज़ में 99.9% उनकी पॉपुलैरिटी थी ना, वो थोड़ा कम हो गई. एंड ऑल्सो आप PMLN PPP को जितनी गालियाँ देते हैं, राइट, लाइक कोई नहीं कह रहा उनकी नीयत अच्छी है, कोई नहीं कह रहा वो पाकिस्तान बचाने के लिए ये काम करते हैं. सबसे बुरी नीयत उनकी एज्यूम कर लें कि उनके सारे बिजनेस और पॉलिटिकल इंटरेस्ट मुल्क में, इसलिए उनका इंटरेस्ट है कि मुल्क की इकॉनमी, मुल्क का सिस्टम जो है वो चलता रहे, वो ना टूटे. इस वजह से वो सिस्टम नहीं पैकअप करते, वो खुद हट जाएंगे, बोलेंगे चलो मेरी अगली जनरेशन बच जाएगी, मेरी पार्टी बच जाएगी. वो इस तरह नहीं सोचते कि मुल्क को जला दो. इमरान खान की ये जो थी ना कि अगर न्यूक्लियर बॉम्ब मार दो इनसे बेहतर है, आई डोंट थिंक दैट सैट वेल विथ अवाम में, उनको मिल गई मकबूलियत, बट आई डोंट थिंक इट सैट वेल विद द पावर इज दैट बी कि भाई आप IMF डील रोकने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब इससे तो मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाएगा ना. तो अगर आप मुल्क को डिफ़ॉल्ट की तरफ भेजने की कोशिश कर रहे हैं, दिस इज़ डेंजरस. दूसरा, अगेन दे ड्रैंक देयर ओन कूल एड, दे वर नॉट एज पॉपुलर एज दे थिंक, राइट. इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कह रहा हूँ वो इलेक्शन हारे हैं, वो इलेक्शन में सबसे बड़ी पार्टी थी, सबके सामने तो नज़र आ गए. एक तो PTI वोटर और सपोर्टर में भी फ़र्क करने की ज़रूरत है. हर कोई जिसने जाके PTI को वोट दिया वो सड़क पर जाके नहीं मरेगा PTI के लिए, रिगार्डलेस. अगर सारे वोट जो PTI क्लेम कर रही है वो भी हो जाएं, तो इलेक्शन के अगर आप परसेंटेज देखें ऑफ द पीपल हु वोट, उसमें देखें PTI की क्या परसेंटेज है, तो भी PTI जो है वो मुल्क की मेजॉरिटी नहीं बनता, डिस्पाइट बीइंग द मोस्ट पॉलिटिकल पार्टी, राइट, कंसिडरिंग साइजेबल पीपल डोंट इवन वोट. जिस तरह सिंध में नहीं है इतनी मकबूल, बलूचिस्तान में नहीं है इतनी मकबूल, साउथ पंजाब में भी थोड़ी कम है कंपेयर टू नॉर्थ पंजाब, तो खैबर पख्तूनख्वा और नॉर्थ पंजाब में ज़्यादा पॉपुलैरिटी है. रिगार्डलेस PTI को लगता था कि भाई हमारा जो वोटर है ना वो सारा ही सारा यूथ है. वो रात के 4 बजे खान साहब बोलें कि पहुँचो जमान पार्क पहुँच जाएगा, आप उसको बोलें कि मरना है तुमने, तो वो सीना फाड़ कर लेट जाएगा टैंकों के सामने. टर्की में जिस तरह कू रोका गया था वो होगा. वो चीज़ कभी नहीं हुई. वो चीज़ इवन जब खान साहब को गोली लगी है उस टाइम जो वो उनकी रैली जा रही थी सड़कों में, गलियों में, बेरली कोई लोग होते थे. वो जिस टाइम गोली लगी उस टाइम भी देख लें आप कितने लोग उनको सुन रहे थे. वो शुरू में भी प्रोटेस्ट में इतने लोग नहीं आए जितने वो एक्सपेक्ट कर रहे थे. उसके बाद 9 मई पे भी नहीं निकले मुल्क में उतने लोग. मैं कराची में रहता हूँ, मैं उस टाइम बाहर ही था या मैं कहीं से देख रहा था, एटलीस्ट आई वाज ऑन शार फैसल, कोई नहीं था. बाद में मैंने तस्वीरें भी देखी हैं, क्या होंगे 100 लोग होंगे, 150 लोग होंगे. मैं आप बोलता हूँ चलें 1000 लोग बाहर निकल गए. कराची की आबादी देखें और लोग देखें. इसमें स्टेट ने बहुत अक्लमंदी की. दिस इज़ वेयर बांग्लादेश फेल्ड कि भाई स्टूडेंट प्रोटेस्ट थी, बिल्कुल चार्ज अप थी, काफ़ी लोग बाहर थे, पर ऐसा नहीं था कि पूरा का पूरा मुल्क बाहर था. शेख हसीना ने उन पर चला दी गोलियाँ. वो विजुअल्स जब पूरी कौम ने देखे कि यार 69 स्टूडेंट्स बिल्डिंग से लटक रहे हैं, हेलीकॉप्टर से आप उन पर गोलियाँ चला रहे हैं, ये तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे. वो एक चिंगारी पे केरोसिन डालकर एक फायर स्टॉर्म बना दिया शेख हसीना ने. जो स्टेट ने अक्लमंदी की 9 मई पे, उन्होंने रिस्ट्रेंट दिखाया. उन्होंने लाहौर में स्पेशली करने दिया प्रोटेस्टर्स को जो कुछ करना है उनको, नहीं तशद्दुद किया, नहीं गोलियां चलाई, नहीं उनका कत्ल किया. आई थिंक दैट माइट हैव इंस्टिगेटेड समथिंग मच बिगर इन द कंट्री. अच्छा, इसमें PTI ने थ्रू आउट एक अक्लमंदी की हुई है कि जुडिशल कमीशन बना दें. ये 2013 में भी इन्होंने यही किया था कि जी जुडिशल कमीशन तो हम कह रहे हैं आपसे 4 हलकों के लिए. बाद में आके खुद मान लिया कि सब झूठ बोल रहे थे, हम नजम सिटी ने कोई पैंती पंक्चर नहीं किए. जुडिशल कमीशन बस एक तरीका होता है चीज़ों को फंसाने का, उनको लेजिटिमेसी देने का, एंड देन नथिंग कम्स आउट ऑफ इट मोर ऑफन देन नॉट. मतलब आप एक तरफ कह रहे हैं कि काजी फैजी सर लंदन प्लान में इन्वॉल्व थे, अब ये लेटेस्ट उनका ये भी आया है. दूसरी तरफ आप कह रहे हैं जी जुडिशल कमीशन में तो वही बनाएगा ना.
कल को अगर कासिफ फैज़ी सा कोई जुडिशल कमीशन बनाकर कहता है कि आप इन्वॉल्व थे तो आप मान लेंगे? नहीं मानेंगे। लाइक सुप्रीम कोर्ट के रिजर्व सीट्स में प्रो पीटीआई जजमेंट आ गया तो ठीक है, एंटी पीटीआई जजमेंट आता तो फिर ये लोग बिके हुए भी होते हैं, सबसे बुरे लोग भी होते, उसमें नहीं पढ़ते। जो इनका क्लेम है कि जी इनसाइड जॉब है, यहाँ पे वो नुआंस थोड़ी आपको अब नज़र आना शुरू हो जाएगी कि अगर अब हम खुल के बात करें। नजम सेठी तो काफ़ी टाइम पहले ही बोल चुके थे कि भाई क्योंकि पीटीआई को पता है कि अंदर के भी कुछ लोग इन्वॉल्व थे, पीटीआई के साथ थे, पीटीआई के साथ राब्ते में थे, इसलिए वो कह रहे थे कि भाई सीसीटीवी दिखा दो, खुल के दिखा दो, क्योंकि इनको लग रहा था जो मिलिट्री है वो अपने लोगों के खिलाफ एहतसाब नहीं करेगी तो उनको पता चल जाएगा पीटीआई के साथ कौन कौन थे। नाउ विद जनरल फैज़ हमीद बीइंग कोर्ट मार्शल्ड, उससे पहले लाहौर के कोर कमांडर के खिलाफ भी एक्शन हो चुका है, कई और मिलिट्री पर्सनल के खिलाफ भी एक्शन हो चुका है। ये स्लोली एंड स्टेडीली इन द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स जो एक पर्ज हुआ है, अब चीज़ें थोड़ी ज़्यादा सामने हैं, अब चीज़ें थोड़ी ज़्यादा क्लियर है, क्योंकि ये तो कोई नहीं डिनाई कर सकता ना कि पीटीआई के लीडर से सब वीडियोज़ में नज़र आ रहा है। मतलब इमरान खान का अपना भांजा जो है वो कोर कमांडर की पैंट खींच रहा है, वहाँ पर पैंट दिखा रहा है सबको, और ये कह रहे हैं भाई इनसाइड जॉब है। तो मतलब आईएसआई का एजेंट है क्या आपका भांजा? पार्ट 5 वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है। अब क्या होगा? वैसे तो पाकिस्तान में कुछ प्रिडिक्ट करना पागलपन है, हमें ये नहीं पता कल क्या होगा सियासत में, हम आगे की क्या प्रेडिक्ट करें, लेकिन मेरा ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा अच्छा चल रहा है। ये विक्ट्री लैब भी है थोड़ी वीडियो के, पिछले 2 साल जो मैं बकवास कर रहा था, जितना एविडेंस आ रहा है वो अब उसको करॉबरेट कर रहा है। लेकिन पिछले हफ्ते मुझे एक पोस्ट मिली जो 2014 में मैंने की थी कि भाई सारे पॉलिटिकल लीडर्स क्या चाहते हैं, एंड लाइक इफ़ यू लुक बैक काइंड एक्यूरेट। तो ये जो लोग रोज़ रोज़ व्लॉग बनाते हैं कि बस रात को इस्टेब्लिशमेंट गई भीख मांगने इमरान खान से डील कर ले, हमें माफ़ कर दे, कहाँ हैं ये लोग? क्या हुआ? अगेन वी डोंट नो व्हाट माइट हैपन। हो सकता है कि हामिद मीर तो बड़े खुल के रिपोर्ट कर रहे हैं कि जनरल फैज़ का कोर्ट मार्शल होना पीटीआई के लिए बहुत ही बड़ी विन है। अब तो पीटीआई को जो जनरल फैज़ कंट्रोल कर रहे थे वो नहीं होंगे, तो पीटीआई अब सेफ रहेगी। हो सकता है वो सच्चे हों, हो सकता है जिनको अब लग रहा है कि जनरल फैज़ अब इस्तेमाल होंगे, सारा एविडेंस देंगे अगेंस्ट इमरान खान एंड पीटीआई, हो सकता है वो सच हो सकता है कि वो इमरान खान को बाहर ला के सारा इल्ज़ाम जनरल फैज़ पर डाल दें। वी डोंट नो व्हाट माइट हैपन इन पाकिस्तान, राइट? लाइक लगता मुझे ऐसे है कि जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान का जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो ओवरकम करना थोड़ा मुश्किल होगा। अगर आप तारीख देखें, 90 की दिहाई में बिल्कुल नवाज शरीफ सगे थे, उसके बाद से पीपीपी कभी सगी नहीं रही इस्टेब्लिशमेंट की। अब जो ये पीडीएम है ये मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है, सगे नहीं हैं पीएमएलएन वाले, सगे नहीं हैं पीपीपी वाले। इस्टेब्लिशमेंट के लिए अब तक बेस्ट केस सिनारियो यही है कि जी इमरान खान माइनस एक पीटीआई हो। माइनस कैसे होगा अल्लाह जाने यार, वो बाहर चले जाएं, कहाँ जाएं, खुदा ना खास्ता एक माइनस पीटीआई हो और वो बयानिया यही हो कि जी हम इमरान खान का वादा पूरा करेंगे, वो एक पॉपुलिस्ट वेव हो, उस पर वो वापस आएँ और वो इस्टेब्लिशमेंट की गोदी में बैठे हैं, साथ अवाम भी हो, भंगड़े डाले कि भाई वादा हमने इमरान खान का पूरा कर लिया, जो अहद था वो पूरा कर लिया, अब नया पाकिस्तान हम बनाएंगे। सब भूल जाएंगे कि क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, क्या इंटरफियरेंस नहीं होनी चाहिए, वापस सेम पेज आ जाएगा। बट आई डोंट थिंक दिस विल हैपन एनी टाइम सून। मुल्क तो नहीं बदलेगा, मुझे नहीं नज़र आ रहा कोई रेवोल्यूशन, मुझे नहीं नज़र आ रहा कि कुछ अवाम निकल के कुछ भी मुझे नहीं नज़र आ रहा। मुझे लगता है ये अवाम पिसती रहेगी, हम लोग पिसते रहेंगे बेचारे। फॉर द नियर फ्यूचर कुछ नहीं बदल रहा। गवर्नमेंट से इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट भी खुश है, लोकल इस्टेब्लिशमेंट भी खुश है, IMF भी आ रहा है, अमेरिका भी कुछ ऐसी प्रो पाकिस्तान पोस्चरिंग ही कर रहा है। ट्रंप के आने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। शहबाज शरीफ कोई पंगा नहीं ले रहे, जो इस्टेब्लिशमेंट बोल रहा है जी सर तुसी 1 एकड़ क्यों मांग रहे हो, 10 ले लो। तो फिर मसला क्या है? मसला तो कोई भी नहीं है। ये जो 10-10 साल के पीरियड आते हैं, अगर आप पाकिस्तान की हिस्ट्री में देखें, आई फील लाइक ये 2017 टू 2027 जो है ये पीरियड वही है जो चल रहा है, एक क्वाज़ी मिलिट्री डिक्टेटरशिप का पीरियड एंड
पिछली वीडियो के बाद भी मैंने कहा था आइंदा वीडियो नहीं बनाऊंगा, और उसके बाद मेरे साथ जो हुआ है उस वीडियो के मैं किसी दिन आपको बताऊंगा। लेकिन अभी मुझे और रिप्रेशन नज़र आ रहा है। अभी एक कमेडियन को उठा लिया गया है एक नॉर्मल सा पैरोडी गाने के ऊपर, तो फायरवॉल भी लग रहा है। तो अब बुरा टाइम आने वाला है, डेंजरस टाइम आने वाला है, स्पेशली बिकॉज दोनों साइड्स अब थोड़ी डेस्परेट हो गई हैं। पीटीआई के पास ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, कार्ड सारे उन्होंने खेल लिए, कोई डील नहीं मिल रही। आई डोंट नो व्हाट एल्स दे कैन डू। तो वो स्टेक्स बढ़ा रहे हैं, डेस्परेशन बढ़ा रहे हैं। ऐसे वक्त हमेशा डेंजरस होते हैं जिसमें कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे वक्त ना ज़रा एहतियात से काम लेना चाहिए, और मेरे जैसे इंसान को तो ख़ास कर, तो मैं तो एहतियात से काम लूँगा। वर्ल्ड हिस्ट्री डिस्कस करेंगे, वर्ल्ड अफेयर्स डिस्कस करेंगे, करंट अफेयर्स से दूर रहेंगे। कल को इमरान खान बाहर आ जाते हैं, कल को मरीम नवाज़ प्राइम मिनिस्टर बन जाती हैं, आप इंजॉय करें। आप लोग जो लोग डेली व्लॉग्स बनाते हैं उनको देखें। मेरा ना कोई इरादा है ना कोई प्लान है ऐसी वीडियोस और बनाने का। इन टर्म्स ऑफ प्रेडिक्शंस नहीं बदल रहा कुछ। आई एम सॉरी दैट मैं कोई होपफुल एंड नहीं कर सकता। अब तक आपके सारे बिस्कुट डूब चुके होंगे चाय में, तो चाय पिएं, इंजॉय करें। अली आफ्ताब की बेस्ट स्ट्रैटेजी है कि आपने बस लुत्फ़ लेना है। तो देखें आप लोग रोज़ की ये न्यू ब्रेकिंग न्यूज़, एंड नथिंग विल चेंज इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल फ्यूचर्स। आई डोंट थिंक नवाज़ शरीफ का कोई इतना पॉलिटिकल फ्यूचर है। तो पंजाब में क्या होगा इज़ इंटरेस्टिंग। आई डू थिंक के establishment can prop up a minus Imran Khan PTI very very successfully. I don't think the new contenders have much to offer जो technocratic setup में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। I don't think they have much to offer. I think PPP has Sindh on lockdown, उधर कुछ और तब्दीली नहीं आ रही। बलूचिस्तान में तो कोई इलेक्शन होते ही नहीं है, तो क्या फ़ायदा है। खैबर पख्तूनख्वा PTI हैज़ ऑन लॉकडाउन। पंजाब इज़ इंटरेस्टिंग। PMLN क्या कम बैक कर सकेगी मुझे नहीं लगता, जो इनकी पॉलिसीज़ लग रही हैं। बट एनीथिंग कैन हैपन इन पाकिस्तान, जस्ट लाइक वी नेवर थॉट वीड सी Faiz Amin being court-martialed. So enjoy this comedy show called Democracy in Pakistan. It keeps bringing up surprises, but I will not be making more of these videos. At this point I sound like Al Pacino in Godfather 3, that every time I thought I was out they pull me back in. तो जिन जिन लोगों ने मैसेज भेजा था कि प्लीज़ इस पे वीडियो बनाएं, खुश हो जाएं आप। अब सब मिलकर दुआ करें कि इसके बाद मैं उठा ना लिया जाऊँ। PS होपफुली नाउ यू कैन सी कि भाई जो ओरिजिनल सिन था वो 2017 था, उसके बाद से जो वो केओस क्रिएट हुआ है वो आज तक चल रहा है। हम जब तक तस्लीम नहीं करेंगे कि जो पिछले 7 साल केओस के हैं वो इस वजह से हुए हैं कि आपने एक सिस्टम में इंटरवेंशन की, और अब वो तब से ही सिस्टम स्टेबलाइज नहीं हुआ है। आई कीप सेइंग कि हम अपनी पॉलिटिकल एफिलिएशन साइड पे रख के अगर चीज़ें देखें और उनको समझें। सिर्फ ये नहीं हो सकता कि काजी फैज़ ईसा बुरे हैं लेकिन साकिब निसार हमारे हीरो हैं, ये जनरल बुरे हैं लेकिन जनरल फैज़ हमारे अब्बू हैं। इस तरह अगर आप देखते रहेंगे ना चीज़ों को, आप फंसते रहेंगे। एंड मैं कोशिश करूँगा आप ना फंसें। तो हमारी अगली सीरीज़ आ रही है फैशिज़म पे, एडोल्फ हिटलर पे और साउथ एशियन अथॉरिटेरियनिज़म पे। हम कंपेयर करेंगे कि भाई क्या क्या चीज़ें हिटलर से सीख कर साउथ एशिया में, स्पेशली पाकिस्तान में, क्या मैं साउथ एशिया बोल रहा हूँ, पाकिस्तान ही होगा, उसमें पॉपुलिस्ट और पॉलिटिशियंस ने क्या क्या स्ट्रैटेजीज़ यूज़ की हैं। तो वर्ल्ड हिस्ट्री will now be the focus of this channel, and fun podcasts like the one with Tamkinat. Thank you.